हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजी नेट अकेडमी साइंस 369 में। यूजीसी नेट पेपर 2 का जो हमारा सिलेबस है यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि, उसमें से एक टॉपिक है हमारा मास्कवाद। उसको हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने का कोशिश करेंगे कि ये मास्कवाद है क्या। बेसिकली मास्कवाद जो है एक विचारधारा है जो कि कार्ल मार्क्स जी ने दिया है। हमारे समाज को लेकर एक सामाजिक विचारधारा है और इसे समाजवाद भी कहा जाता है। तो देखते हैं कार्ल मार्क्स ने क्या दिया है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ अभी जो हमारे 23 में एग्ज़ाम होने वाले दिसंबर में, उसके अकॉर्डिंग कुछ टेक्स्ट पे क्लास यानी कि कहानी मूल टेक्स्ट पे मैं यहाँ पे क्लास लेने वाली हूँ। आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेंगे, तो बने रहिएगा। देखते हैं मास्कवाद क्या है। प्रगतिवाद का संबंध मास्कवाद से है। राजनीतिक के क्षेत्र में जो मास्कवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। हिंदी की प्रगतिवादी कविता मास्कवाद से प्रभावित है। हिंदी की जो प्रगतिवादी कविता है वो किससे संबंधित? मास्कवाद से संबंधित है। प्रगतिवादी विचारधारा का मूलाधार यानी कि मूल आधार जो है वो मास्कवाद यानी कि साम्यवाद है, जिसके प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। मास्कवाद विचारधारा को 3 भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं, इनमें से मास्कवाद की विचारधारा कौन सी नहीं है, कौन सी है? तो यहाँ देखते हैं द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद, मूल्य वृद्धि का सिद्धांत और मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या, ये है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या बोलते हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार संसार की उत्पत्ति नहीं हुई बल्कि उनका धीरे धीरे विकास हुआ है। भौतिक जगत की इस विकास का कारण मास्कवाद आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक मृत्यु के बाद जीवन का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है। मास्कवाद के अनुसार भौतिक विकास को परिचालित करने वाली पद्धति का नाम क्या है? द्वंद्व है। मतलब कि भौतिक विचारधारा को जो प्रचलित करती है उनका नाम क्या है? द्वंद्व है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं द्वंद्व का अर्थ संघर्ष से है। दो विरोधी शक्तियों के संघर्ष से तीसरी शक्तियाँ यानी कि वस्तु विकसित होती है। आगे चलकर तीसरी और चौथी वस्तु के संघर्ष करना पड़ता है। यानी कि 2 वस्तु पहले थी, फिर तीसरी हुई, फिर तीसरी और चौथी को संघर्ष करना पड़ता है और उसमें 5वीं का उद्भव और विकास होता है, यानी 5वीं आ जाती है। इसी क्रम में भौतिक जगत में नई नई वस्तुओं एवं शक्तियों का विकास होता है। प्रत्येक नई विकसित वस्तु को मार्क्सवाद ने प्रथम दो से अधिक उच्चारत श्रेष्ठतर माना है। इस प्रकार द्वंदात्मक भौतिकवाद का अर्थ 2 शक्तियों के पारंपरिक द्वंद्व से है। क्या है? 2 शक्तियों के पारंपरिक द्वंद्व से है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ थे हम। तीसरी वस्तुओं का 5वीं वस्तुओं का है। इसी क्रम में भौतिक जगत नई नई वस्तुओं के शक्तियों का विकास हुआ है। प्रत्येक नई विकसित वस्तु को मार्क्सवाद के 2 से अधिक उच्चतर और श्रेष्ठतर है, यानी कि 2 से अधिक है और 2 है कौन कौन से? एक तो उच्चतर वर्ग हो गया और 2 से अधिक है उच्चतर और श्रेष्ठतर। इस प्रकार द्वंदात्मक भौतिकवाद का अर्थ 2 शक्तियों के पारस्परिक द्वंद्व और भौतिक जगत के विकास से होना है। ठीक है, मूल्य वृद्धि की व्याख्या करते हुए कार्ल मार्क्स ने उत्पत्ति के 4 अंग का निर्धारण बताया है। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है? मार्क्सवाद की जो उत्पत्ति हुई है उसके 4 अंग हैं, यानी कि 4 भाग भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या है? पहला है मूल पदार्थ, दूसरा स्थूल पदार्थ, तीसरा है श्रमिक का श्रम और चौथा है मूल्य वृद्धि। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मार्क्स कहते हैं कि पूंजीपतियों ने श्रमिकों का शोषण किया, जो एक पूंजीपति वर्ग है। ठीक है, पूंजी के बल पर स्थूल साधनों पर पूंजीपतियों का एकाधिकार होता है। उत्पत्ति वस्तु की श्रमिकों का श्रम भी शामिल होता है, क्योंकि यह श्रमिक पूंजीवादियों को लाभ पहुंचाते हैं।
इसी अर्जित लाभ वाली पूंजी के ये श्रमिकों का शोषण होता है। मार्क्स का कहना है कि लाभ पूंजीपति को नहीं बल्कि श्रमिकों को मिलना चाहिए। यानी कि श्रम कौन कर रहा है? श्रम कर रहा है हमारा मजदूर वर्ग, और लाभ किसको हो रहा है? पूंजीपति को हो रहा है। इसीलिए ये कहता है वो लाभ जो है वो श्रमिक वर्ग को होना चाहिए। ये श्रमिक वर्ग के प्रति अपनी बातों को रख रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं होता है। उसे समाज में दो वर्ग, पूंजीपति व श्रमिक का विकास हुआ है। मजदूर, किसान, गरीब, श्रमिक सभी शोषक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगर ऐसा आ जाएगा कि मार्क्सवाद के अनुसार कौन से हैं जो श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान में रखना है, कौन से आते हैं कौन से नहीं। तो मजदूर, किसान और गरीब वर्ग जो भी होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्या बोल रहे हैं कि मार्क्स ने शोषण का विरोध किया है। वे इसे समाप्त करने के लिए साम्यवाद स्थापित करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्क्सवाद दुनिया के सभी मनुष्यों को, चाहे वे किसी भी जाति या देश से संबंधित हो, दो जातियों या वर्ग मानते हैं। कोई भी चीज़ का दो जाति या वर्ग, इसे चार कालों में बांटा गया। यानी कि किस किस प्रकार से हमारी जो है ये मार्क्सवाद की ओर आई है। सबसे पहले जो काल में, कौन कौन से काल में, तो पहले है दास्य प्रथा, फिर है सामंतीय प्रथा, फिर है पूंजीवादी व्यवस्था, फिर है साम्यवादी व्यवस्था। तो प्रथम युग की बात करेंगे तो क्या आएगा? दास्य प्रथा। प्रथम युग, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ युग, ये हो गया। ठीक है, इस क्या बोला? दास्य प्रथा का युग है प्रथम युग। इस युग में श्रमिकों के व्यक्तित्व, उसके श्रम, उत्पत्ति के साधन व उत्पादन, इन सभी पर मालिक अर्थात शोषिक का पूर्ण अधिकार था। यानी कि वो किसी का एक राजा रहता है, मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश, एक राजा रहता है, उनका जो प्रजा है वो काम करता है, और ज़्यादातर मतलब इनको तो सिर्फ इनकी मजदूरी भी वो भी बहुत कम मिलती है, और वो जो होता है, जो राजा होता है, उनको मतलब सारा कुछ मिलता है। तो वो क्या होता है? एक दास बन जाता है ना उनका, वही दास प्रथा हम बोल सकते हैं। दूसरी जो होती है सामंतवादी। सामंत लोग क्या करते हैं? इस युग के मजदूर के व्यक्तित्व को स्वतंत्रता मिली, परंतु शेष तीन पर शोषण का अधिकार था। दास प्रथा में तो व्यक्तित्व स्वतंत्र नहीं थी, परंतु इस युग में मजदूरों को व्यक्तित्व की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। इस प्रकार यह नई व्यवस्था पुरानी दास प्रथा से बेहतर है। यहाँ पे उनका अपना अस्तित्व है, यानी कि अपना है उनका, वो जो काम कर रहे हैं मजदूर वो उनका खुद का है। ठीक है, अरे पहले क्या था? वो काम कर रहे हैं लेकिन वो किसी का है, कोई उसका मालिक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है तीसरा युग के अंतर्गत क्या आएगा? ज़्यादा बड़ी नहीं है फ्रेंड्स। तीसरा युग है पूंजीवादी व्यवस्था का अर्थ। तीसरा युग आ गया, इसमें मजदूरों के व्यक्तित्व एवं उनके श्रम पर मजदूर का अधिकार हो गया, परंतु शेष दो या अधिक भी मालिक शोषक से अधिक है। क्या है? शेष दो पर भी अभी भी मालिक का अधिकार है। किस? पूंजीपति लोग भी तो वही करते थे ना, ये भी तो अपना अधिकार जमाते थे। ठीक है, तो मार्क्स क्या कहता है यहाँ पे? मार्क्स का कहना है कि मजदूर वर्ग को लाभ तो तभी प्राप्त हो सकता है जब उत्पादन के साधनों पर उनका पूर्ण अधिकार हो। ऐसा इस यानी कि चतुर्थ युग में क्या आ जाएगा? साम्यवादी व्यवस्था में ही संभव है, जो इसको कार्ल मार्क्स द्वारा लागू करना चाहते थे। कौन? कार्ल मार्क्स जी। इस व्यवस्था में मजदूरों की सत्ता होती है। इस व्यवस्था में मजदूरों की प्रतिनिधि सरकार द्वारा उत्पादन के सभी साधनों को नियंत्रण होता है। प्रत्येक को इसके श्रम के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। मार्क्सवाद का मुख्य लक्ष्य साम्यवाद व्यवस्था को स्थापित करना है। ठीक है, मार्क्सवाद के अनुसार इस युग के वर्ग भेद तथा शोषण का अंत हो जाएगा। इसीलिए राज्य की
आवश्यकता नहीं होगी। इस व्यवस्था के लिए मार्क्स क्रांति को भी आवश्यक मानता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, मार्क्सवाद धर्म, ईश्वर, स्वर्ग, नरक इत्यादि का विरोध करता है, क्योंकि पूंजीपतियों के प्रति घृणा, शोषित के प्रति सहानुभूति, प्रेम, नारी यथार्थ का चित्रण करती है। ठीक है, हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी चेतना की शुरुआत 1936 ईस्वी में हुई है। ठीक है, और वहाँ पे 19वीं सदी में हुई थी। ठीक है, और पहले ही तय हो चुकी कि रूस में साम्यवाद, पश्चिम देशों से प्रभाव भारत में आया। कहाँ से? यहाँ का नहीं है, पश्चिमी देशों का है। हाँ बुआ, साम्यवाद पर हुआ। यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग इससे प्रभावित हैं। समाजवाद में साम्यवाद का प्रभाव परिलक्षित होने लगता है। इसमें निराला व पंत का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर है कि 1935 के दौरान क्या था, भारत में समाजवादी आंदोलन की शुरुआत हो गई। पेरिस में 1935 में स्थापित प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित हो चुकी थी, जिसका एक शाखा 1936 ईस्वी में भारत में स्थापित हुई थी। कब आई थी? 1936 ईस्वी में। कहाँ? भारत। इसे स्थापित करने का श्रेय जो है सज्जाद जहीर डॉक्टर मुल्लक राज आनंद को जाता है। 1936 ईस्वी में ही प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना हुई। इसका पहला अधिवेशन मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता, यानी जो हमारे प्रेमचंद लेखक उनकी अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ। प्रगतिवादी साहित्य ने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई एवं किसान मजदूरों को संघर्ष के लिए बल प्रदान किया। प्रगतिवादी साहित्य जनसाधारण के लिए काव्य की रचना की थी। तो ये चीज़ जो यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे ये जितनी चीज़ें दी गई है, ये जो हम प्रगतिवाद को हम पढ़ते हैं वहाँ पे भी वहीं से ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। क्योंकि जब आप सरस्वती गोविंद पांडे या फिर कोई भी बुक पढ़िएगा जिसमें कि प्रगतिवाद के बारे में कहा गया है, तो उनमें ये सारे नाम आपके आएंगे, सज्जाद जहीर और ये मुल्लक राज आनंद जो हैं, ये सब कुछ। और किसकी अध्यक्षता में? प्रेमचंद की अध्यक्षता में। तो इन्होंने मूलतः पूरे समाज के बारे में दिखाया कि समाज कैसा होना चाहिए, समाज में मार्क्सवाद क्यों जरूरी है, या फिर मतलब ये तुरंत नहीं विकसित हो गई है समाज जो है, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि समाज जो है वो डायरेक्टली नहीं विकसित हुई है, वो धीरे धीरे, है ना, संसार की उत्पत्ति नहीं हुई है, लेकिन वो क्या हुआ, धीरे धीरे विकसित हुआ है। ठीक है, तो मार्क्सवाद को लेकर ये एक छोटा सा PDF नोट्स है। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा मानव विश्लेषणवाद रहेगा। कोशिश रहेगी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाए। बाकी कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।